गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हिस्ट्री के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बेबल योजना के बाद भारतीय इतिहास में कौन से घटनाक्रम हुए, साथ ही साथ मैंने बीच के टॉपिक को छोड़ा भी है, तो बीच का टॉपिक भी आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा। इन द सेंस आपको एक क्रमबद्ध तरीके से ही पढ़ाया जाएगा। जैसे सुभाष चंद्र बोस की घटनाएं, वो वीडियो में आपको देखे होंगे। सुभाष चंद्र बोस की घटनाएं जो थी सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहती है, वो कंटिन्यू है। उसके बाद भी बहुत सारी घटनाक्रम ऐसे मिलते हैं, इवन 1946 तक वो घटनाक्रम चलते रहते हैं, जहां आज़ाद हिंद फौज हमें देखने को मिलती है और इतिहास में उसका वर्णन वहां पर है। तो ये मूल रूप से कहा जा सकता है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको इतिहास पढ़ाया जा रहा है। बेबल योजना के बाद क्या घटनाक्रम हुआ भारतीय इतिहास में और उसका क्या असर पड़ा, उस पर चर्चा करते हैं। ऐसा देखा गया कि मूल रूप से जो भारतीय इतिहास में जिन्ना का कद जो था बहुत बड़ा हो गया। बेबल गलती से करें या फिर अंग्रेज गलती से करें, कहा तो नहीं जा सकता है, क्योंकि सुनियोजित प्लानिंग थी। जिन्ना एक बहुत बड़े कद के नेता बन गए मुस्लिम प्रतिनिधि के रूप में, और यहाँ से भारत में शुरू होता है संप्रदायवाद की कहानी। संप्रदायवाद है क्या? तो जनरल आम भाषा में अगर बात करें, अगर कोई हिंदू एक बात कर रहे हैं, अगर कोई मुस्लिम, ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं, मीन्स हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म को नीचा समझता है और मुस्लिम धर्म हिंदू धर्म को नीचा समझता है। ये दूसरे धर्मों के साथ भी हो सकता है, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो। ये है संप्रदायवाद, मीन्स एक दूसरे को देखना नहीं। दंगा इसी का परिणाम है। भारत में जितने भी दंगे होते हैं या विश्व में जितने भी दंगे होते हैं, नस्लवाद जिसको हम कहते थे कभी, आज वो संप्रदायवाद का रूप ले चुका है। और भारत एक कहा जा सकता है कि संप्रदायवाद की एक लेबोरेटरी थी, जहां अंग्रेजों ने कई तरीके से प्रयोग किए थे अपने स्वार्थ के लिए। जिन्ना को ऊपर लेके आना मूल रूप से दिखाता है कि अंग्रेज एक ऐसा दीवार खड़ा करना चाहते थे जो हिंदू इन द सेंस कांग्रेस से उनको बचा सके। ये स्पष्ट था। मैंने इसलिए कहा हिंदू मतलब कांग्रेस क्योंकि जब चुनाव हुए, आम चुनाव हुए, तो स्पष्ट रूप से दो ढर्रा दिखाई देता है। कांग्रेस को उन्होंने ही वोट किया जनरली जो हिंदू वर्ग से आते थे। जब कांग्रेस का इतिहास आप पढ़िएगा और कांग्रेस ने जिन चुनाव में पार्टिसिपेट किया, वह स्पष्ट रूप से आपको दिखाता है कि कांग्रेस हिंदू बहुल पार्टी थी। मुस्लिम वर्ग जिन्ना को सपोर्ट करता था और इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। इन सारे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें भारतीय इतिहास में रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह को समझना होगा। ये काफ़ी आश्चर्यचकित करने वाली घटना थी, क्योंकि भारतीय इतिहास में बहुत कम ऐसे इतिहासकार हैं जो इसकी चर्चा करते हैं। ये घटना हुई थी और इस घटना का व्यापक परिणाम देखने को मिलता है। BC दत्त जैसे व्यक्ति लिखते हैं कि माउंटबेटन योजना, बेबल योजना के बाद माउंटबेटन योजना जो आई थी, वो घटनाक्रम जो था मूल रूप से इसी से जुड़ा हुआ था। या फिर कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन का घटनाक्रम भी जो था मूल रूप से ये कहा जा सकता है कि बेबल योजना के बाद कैबिनेट मिशन और देन माउंटबेटन योजना, ये सारे स्वतंत्रता के लिए आप जो एक एक कदम बढ़ा रहे थे, वो सारे जुड़े हुए थे। अचानक वो नहीं हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की खस्ता हालत थी, बहुत बुरी स्थिति थी और वो सोच नहीं पा रहे थे कि करे तो करे क्या। भारतीय उनको सपोर्ट किए नहीं थे, और भारतीय अगर सपोर्ट किए थे तो मजबूरी में आकर किए थे। जब युद्ध एक तरह से अंत की तरफ जा रहा था, तो ब्रिटेन को ऐसा लगा कि अब उसके सारे उपनिवेश जो है उससे धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं। इसी बीच जो निराशा का माहौल था, बेबल के जाने के बाद जो निराशा का माहौल था, बेबल योजना का असफल हो जाना, भारतीयों में एक निराशा का माहौल जो क्रिएट किया, वो कहीं ना कहीं हर वर्ग को गहरा में अंधेरे में लेता गया। यहाँ मैं नेवी विद्रोह का चर्चा करना चाहूँगा। मूल रूप से कहा जाता है कि जितनी भी फोर्सेस थे जो इंडियन मिलिट्री के अंतर्गत आती है, नेवी फोर्सेस, तलवार, मूल रूप से आप इसको कह सकते हैं कि HMIS, ये जहाज का नाम है तलवार, इसने विद्रोह किया 18 फरवरी 1946 को। लगभग 1100 नाविक, जिनको भोजन सही तरीके से नहीं दिया जाता था और जिनके खाने की हैबिट्स जो थी अंग्रेज बड़े वाच करते थे, उसी में से बहुत सारे सैनिकों ने जहाज़ों के दीवारों पर लिखा था भारत छोड़ो,
और उसी का उन्होंने बदला लिया उन सैनिकों को बंदी बनाकर। जो साथी सैनिक थे, जो साथी नाविक थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से इसका विद्रोह किया और बोला कि उन्हें छोड़ा जाए। पूरी मुंबई को बंदी बना लिया गया था और ये अपने आप में अंग्रेजों के लिए कहा जा सकता है कि अंतिम कील थी जो अंग्रेजों ने खुद खड़ा किया था। मीन्स किसी भी देश का या किसी भी सरकार का अगर मिलिट्री उसके खिलाफ हो जाए तो सत्ता बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये खुद अंग्रेज उस समय के जो गवर्नर जनरल थे या उस समय के जो अधिकारी थे वो लिखते हैं और कहते हैं, जब एक दूसरे को वो पत्र लिखा करते थे तो स्पष्ट रूप से उसमें कहा गया इन घटनाओं को कि पूरा जो माहौल है वो नेवी के समर्थन में है। लेकिन जो घटनाक्रम था वो इतना आसान नहीं था। जितने आसानी से इन घटनाक्रम को समझाया जा रहा है वो घटनाक्रम जटिल था। और जटिलता किस बात को लेकर थी? तो संप्रदायवाद को लेकर थी। अब यहाँ ये देखने को मिला कि कुछ नेवी जो थे, नेवी आर्मी, वो मूल रूप से मुस्लिम भी थे और हिंदू भी थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम नेवी आर्मी से जाकर बात करते थे और उनकी बात वो मानते थे। उनके कहे अनुसार वो सरकार से बात करते थे या उनके अनुसार वो अपने आंदोलन को धीमा करते थे। और सेम उसी तरह से पंडित नेहरू जब बात करने जाते थे तो हिंदू वर्ग आता था उनसे बात करने के लिए और इस तरह से उनको एक मैसेज दिया जाता था। तो यहाँ पर भी दो फाड़ दिखाई देता है उस समय के अंग्रेजी मिलिट्री में। मीन्स संप्रदायवाद की बीज जो थी वो सिर्फ आम जनता तक नहीं थी बल्कि सैनिकों में भी पहुँच चुका था। हाँ, अब इतनी गहराई तक थी कि उसको निकालना बहुत मुश्किल था। अंग्रेज उसका प्रयोग कर रहे थे और धीरे धीरे वो एक तरह से बड़े स्तर पर फैलता जा रहा था। आज़ाद हिंद फौज के जो भी सैनिक थे, जो भी या तो रिटायर हो चुके थे या पकड़े जा चुके थे, जब उन पर मुकदमा चला लाल किले पर तो उस समय के जो हेड थे भूला भाई देसाई जो उनका वकालत अपने पक्ष में इन द सेंस इंडियन जो नेशनल आर्मी थी उसके पक्ष में वकील थे। भूला भाई देसाई ने जब उनके पक्ष में अपनी बातें रखनी शुरू की, पंडित नेहरू काला कोट पहन के वहाँ पहुँचे और बहुत सारे लोग जो थे सपोर्ट में खड़े थे। जनता चाहती थी कि लाल किले की दीवारों को तोड़ा जाए और उन्हें बाहर निकाला जाए, उन्हें स्पष्ट रूप से बाहर निकाला जाए और एक स्वतंत्र देश की संकल्पना को पूरा किया जाए। खुद उस समय के तत्कालिक अधिकारी लिखते हैं, लेटर में लिखा गया है कि माहौल ऐसा था भारत में कि कभी देखने को नहीं मिला था। आज़ाद हिंद फौज के समर्थन में सारी चीज़ें जो थी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, चाहे वो अदालत हो, चाहे वो कहीं भी घटनाक्रम हो। किसी भी जगह ऐसा कोई जगह नहीं था, ऐसा कोई संस्था नहीं थी जहां आज़ाद हिंद फौज को लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे। बेबल योजना के बाद कम्युनिस्ट और हिंदू महासभा, इसके साथ मुस्लिम लीग एकजुट आ गए। स्वार्थवश ही आए लेकिन एकजुट हुए। ये एकजुट होने का कारण क्या था? तो एकजुट होने का मुस्लिम लीग का कारण था कैप्टन अब्दुल रशीद का समर्थन। कैप्टन अब्दुल रशीद जो थे वो मुस्लिम थे, आज़ाद हिंद फौज के ये सिपाही थे। अब इन पर जब अंग्रेजों ने इनको अरेस्ट किया और इनको सजा की घोषणा की तो सारे मुस्लिम लोग सपोर्टर, मुस्लिम लीग सपोर्टर जो थे वो रोड पर आ गए। आपको मूल रूप से 11 फरवरी 1946 को कोलकाता में, और इनके सपोर्ट में लाठीचार्ज हुआ, कई जगह पत्थरबाजी हुआ और गोलियां चली। लेकिन अच्छी बात यह थी कि मुस्लिम लीग ने भी कहीं ना कहीं सपोर्ट किया उस घटनाक्रम को। उसी तरह से फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करें, आज़ाद हिंद फौज के समर्थन में फॉरवर्ड ब्लॉक ने मूल रूप से जो छात्रों का आंदोलन हुआ था 21 नवंबर 1945 को, उसको भी सपोर्ट किया था। ये फॉरवर्ड ब्लॉक इन द सेंस कम्युनिस्ट पार्टी, ये वही फॉरवर्ड ब्लॉक है जो सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित किया गया था। छात्र आंदोलन में छात्र जो थे कोलकाता के डलहौजी स्क्वायर पर जमा हुए और विद्रोह लंबे समय तक चला। उन्होंने धारा 144 का अनुपालन नहीं किया, लाठीचार्ज हुआ और बहुत सारे छात्र उसमें मारे भी गए। ये सारे घटनाक्रम दिखाते हैं कि एक व्यवस्थित तरीके से विद्रोह जो था आगे बढ़ रहा था। हाँ, लेकिन यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि चूँकि असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन ये एक ऐसे आंदोलन थे जिसमें नरम दल के लोग ज़्यादातर सपोर्ट थे। नरम दल का कहने का मेरा मतलब ये नहीं था, मीन्स ऐसे विचारधारा के लोग थे जो हिंसा पर विश्वास नहीं करते थे। इन्होंने आंदोलन को आगे बढ़ाया। फाइनली ये देखने को मिलता है कि 1942 के बाद के आंदोलन में सारे लोग वैसे थे जो हिंसा को सपोर्ट करते थे
और हिंसा के बल पर आप कोई आंदोलन लंबा नहीं चला सकते हो, जो कि बार बार आपको देखने को मिलता है। जो दमनकारी नीति थी अंग्रेजों की वो बहुत ज़्यादा अलग थी, और वो तरह तरह के प्लानिंग करके सिर्फ आपको कागज़ पर ही नहीं मारते थे, गोलियों से भी मारते थे। तो हर तरीके से वो आपको एक तरह से जंजीरों में जकड़ रहे थे, और संप्रदायवाद की बीज जो थी वो सबसे ज़्यादा घातक थी। मोहम्मद अली जिन्ना का कद इतना बड़ा हो गया था बेबल योजना के बाद कि मोहम्मद अली जिन्ना समझ चुके थे, और जो अंतरिम चुनाव हुए थे उसमें स्पष्ट रूप से मुस्लिम लीग मुसलमानों का वोट पाने में समर्थन रही थी और एक तरह से सही रही थी। मुस्लिम लीग को ये पता चल गया था कि मुसलमान हमको सपोर्ट करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि 100% मुसलमानों ने उनको सपोर्ट किया, लेकिन जो चुनाव हुए उसमें स्पष्ट रूप से एक ढर्रा जो था, जो हिंदू वोटर थे वो कांग्रेस को वोट किए थे, और मुस्लिम वोटर मुस्लिम लीग को वोट किए थे। यहाँ से विभाजन शक्तियाँ जो थी भारत में और मजबूत होती है। जैसे बहुत सारे लेखक ये कहते हैं कि जो इसके बाद के सुधार थे या जो अंग्रेज चाहते थे वो सुधार अचानक नहीं आए, चूँकि घटनाक्रम एक के बाद घटते गए, और नेवी आंदोलन जो था या नेवी विद्रोह जो था वो अंग्रेजों को पूरा हिला कर रख दिया था। इवन पूरा मुंबई को एक तरह से कहा जा सकता है कि इस्पात की नगरी में बदल दिया गया था। चारों तरफ से जहाज़ें, और इवन अंग्रेज ये डिमांड कर रहे थे, अंग्रेज मिलिट्री ये डिमांड कर रही थी कि अब उड़ते हुए जहाज़ों से गोली चलाई जाए, मीन्स विद्रोहियों को कुचलने के लिए। खैर मिलिट्री पावर से इस विद्रोह को दबाया गया, और फाइनली नेवी जो थी अपने अपने, लेकिन इसका असर यही तक नहीं सीमित रहा। कराची में भी हिंदुस्तान नेवी बेस ने इसका विद्रोह किया। इसके बाद कई जगह, विशाखापट्टनम, कोच्चि, कई जगह इस विद्रोह को देखना पड़ा था। ये विद्रोह सिर्फ सैनिकों और मिलिट्री में या नाविकों में ही नहीं था, बल्कि मजदूर वर्ग में था, हड़ताल के रूप में। वैसे लोगों में भी था जो इस आंदोलन को सपोर्ट नहीं कर रहे थे प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन हाँ चंदा के रूप में बिल्कुल वो सामने थे। उस समय के कई फिल्म सितारे जो थे, इवन टांगा वाला, हैदराबाद के टांगे वाले ने भी इस आंदोलन को चंदा देकर सपोर्ट किया था। जो अधिकारी, जो सरकारी कर्मी थे, जो सरकार के साथ काम कर रहे थे, इस आंदोलन में स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ सकते थे। वो सोचते थे कि उनकी नौकरी जा सकती है, लेकिन उन्होंने भी चंदा दिया था इस शर्त पर कि उनका नाम उजागर नहीं होगा। तो ये दिखाता है कि भारत एक ऐसे चरण पर खड़ा था जहां से हम सारी चीज़ें अब चेंज कर सकते थे, और यहाँ से आपको मंत्रिमंडल या कैबिनेट मिशन की शुरुआत होती है। कैबिनेट मिशन अचानक आया वो मिशन नहीं था। कुछ इतिहासकार इस बात को कहते हैं कि जो भी घटनाक्रम भारत में घटे थे और संप्रदायवाद जितना तेजी से बढ़ा था, अंग्रेजों को ये लग गया कि अब भारत में शासन करना बहुत मुश्किल है। बाहर का प्रेशर, यूएनओ की स्थापना, चीन, रूस, अमेरिका का प्रेशर कि आपको आज़ादी देनी है, उपनिवेशवाद। एक और शब्द आपको स्पष्ट कर दे, उपनिवेश क्या होता है? तो उपनिवेश मूल रूप से जब एक शक्तिशाली देश जैसे ब्रिटेन और दूसरे देश पर कब्जा करता है, उसके रिसोर्सेज, उसके संसाधनों को उपयोग करता है अपने फायदे के लिए। हमारे यहाँ जितना भी कोयला था, जितना भी कपास पैदा होता था, नील की खेती, वो सारा चला जाता था इंग्लैंड, वहाँ के मैनचेस्टर, वहाँ की फैक्ट्री कल कारखानों में यूज होने के लिए। तो यहाँ से उपनिवेशवाद की कहानी थी, और धीरे धीरे अब ये शर्त रखी गई कि भाई उपनिवेश को आज़ाद किया जाए। बहुत सारे, सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के समकालीन जितने भी देश गुलाम थे, एक डिमांड वहाँ पर भी चल रही थी, और अंग्रेजों के लिए मुश्किल था कि अब भारत पर कब्जा करके रखा जा सके। तो मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। ये एक प्लानिंग टॉपिक था जिसमें मूल रूप से कहा जा सकता है एक टॉपिक को कवर किया गया है। इसके बाद के घटनाक्रम में हम संप्रदायवाद पर विशेष चर्चा करेंगे, साथ ही साथ कैबिनेट मिशन के प्रावधानों पर भी चर्चा करेंगे। थैंक यू।